नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरा खास प्रोग्राम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। आज मीडिया का कुछ हाल ऐसा है कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। या फिर ये कहा जा सकता है कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, क्योंकि लगातार जो बिहार को लेकर खबरें प्लान की जा रही थी, जो एक प्रोपेगेंडे के तहत खबरें फैलाई जा रही थी कि बिहार की पॉलिटिक्स में और जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और जल्द ही वो एनडीए का दामन थाम सकते हैं या एनडीए में जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। दूसरा एक और नैरेटिव चलाया गया। ये कहा गया कि दरअसल अब तेजस्वी यादव ये चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने और इसीलिए ये सारी कवायद चल रही है। ललन सिंह को लेकर भी तमाम तरह की अफवाहें जो हैं वो फैलाई गई। हालांकि लास्ट मोमेंट तक ललन सिंह ये कहते रहे कि वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं और उसको एक तरह से राज रखा गया। लेकिन आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में खुद उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि उनको चुनाव लड़ना है मुंगेर से और इसीलिए वो जो संगठन की जिम्मेदारी है उनसे फिलहाल इस्तीफा देना चाहते हैं और उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर इस्तीफा जेडीयू से अपना दे दिया है। और अब नीतीश कुमार ही पार्टी के सर्वे सर्वा बन गए हैं। पहले भी वो थे, लेकिन अब सिर्फ पार्टी में वही कमान संभालेंगे, वही सब कुछ है, वही तमाम फैसले करेंगे। लेकिन आप ये देखिए कि मीडिया का एक धड़ा लगातार किस तरह की खबरें चला रहा था। वो खबर को तूल देता है और तूल ही नहीं बल्कि उसको इस कदर बड़ा चढ़ाकर बताता है और दिखाता है, जो उनको पीछे से तमाम बीजेपी की तरफ से जो उनको बताया जाता है कि कैसे उनको खबर को चलाना है कि इंडिया गठबंधन में दरार है, इंडिया गठबंधन में फूट है, नीतीश कुमार अब जा सकते हैं, नीतीश कुमार अब खुश नहीं है, नीतीश कुमार को वो नहीं दिया जा रहा है जो उनको चाहिए था, इसलिए वो अब इंडिया गठबंधन से अलग रास्ता अपना सकते हैं। तमाम खबरें लगातार चलाई जाती रही हैं, लेकिन हर बार नीतीश कुमार आके इन तमाम खबरों पर न सिर्फ विराम लगाते बल्कि पूरी तरीके से अपनी सफाई देते हुए मीडिया को एक तरह से लताड़ते हुए भी वो नजर आते हैं। और अभी भी तमाम खबरें इसी तरह से चलाई गई कि बिहार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि ये जेडीयू का अंदरूनी मामला था, ललन सिंह का ये फैसला था। हालांकि सवाल इस पर जरूर उठाया जा सकता है कि वो अध्यक्ष रहते हुए भी चुनाव लड़ सकते थे, उन्हें इस्तीफा देने की क्या जरूरत थी। लेकिन नीतीश कुमार शायद अपने हाथ में पूरी कमान जो है वो संभालना चाहते हैं। एक राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित किया गया है। अब आप ये देखिए कि मीडिया की खबरों को किस तरह से पूरे तरीके से विराम जो लगा है, जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उस राजनीतिक प्रस्ताव से भी आप समझिए। इस राजनीतिक प्रस्ताव में 2 से 2.5 पेज में सिर्फ ये बताया गया है कि किस तरह से इंडिया गठबंधन को मजबूत करना है, इंडिया गठबंधन मजबूत होकर लड़ेगा। उसमें बताया गया है कि नीतीश कुमार ने कितना महत्वपूर्ण रोल इसमें निभाया है और नीतीश कुमार के लिए कसीदे एक तरह से इसमें पड़े गए हैं और ये बताया गया है कि वो कितने बड़े सूत्रधार थे, कैसे उन्होंने तमाम विपक्षी पार्टियों को एक साथ रखा। अगर आप ये सोचिए कि अगर 1% भी ऐसा होता कि मीडिया में जो खबरें चलाई जा रही हैं उसमें जरा सी भी सत्यता होती, तो क्या इतना लंबा चौड़ा प्रस्ताव जो है, राजनीतिक प्रस्ताव, वो जेडीयू की तरफ से क्या पारित किया जाता या फिर लिखा जाता, जिसमें ज्यादातर बातें जो हैं वो इंडिया गठबंधन को लेकर है, उसको मजबूत करने को लेकर है। नीतीश कुमार उसको किस तरह से मजबूत करेंगे, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाएगा, सीट शेयरिंग के हवाले से, ये तमाम बातें उस राजनीतिक प्रस्ताव में रखी गई हैं। एक और बैठक भी होनी है, 3:30 बजे का वक्त उसके लिए मुकर्रर किया गया है और नीतीश कुमार अब पार्टी के अध्यक्ष होंगे, बिल्कुल साफ हो गया है। और उसके साथ साथ एक और खबर जो बेहद महत्वपूर्ण है इंडिया गठबंधन के हवाले से, वो ये कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर कांग्रेस जो है वो जल्द ही दूसरे दलों के साथ चर्चा करेगी और ये बताया जा रहा है कि लगभग सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तैयार हो गया है और जनवरी के पहले हफ्ते में, यानी कि भारत न्याय यात्रा जो राहुल गांधी करने जा रहे हैं 14 जनवरी से, उससे पहले ही एक और बैठक इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग को लेकर होने जा रही है और एक फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है। वो फॉर्मूला ये है कि जहां पर जो स्टेट पार्टियां हैं वो जहां मजबूत हैं उन्हें अधिक से अधिक सीटों पर वो लड़े। जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी वहां पर मजबूत है, वो अधिक से अधिक सीटों पर लड़े, लेकिन सम्मानजनक जो सीटें हैं वो कांग्रेस को दी जाएं। और जहां पर सीधे तौर पर मुकाबले में कांग्रेस और बीजेपी है तो वहां पर
कांग्रेस ही सीधे टक्कर देती हुई नजर आएगी। इस तरह के फॉर्मूले पर पूरे तरीके से बात बनती हुई नजर आ रही है। लगातार आपने देखा कि राज्य की इकाइयों से कांग्रेस लीडरशिप की, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे की मीटिंग जो है वो चलती रही, तो एक फॉर्मूला जो है वो तैयार किया जा रहा है। तो जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, और आप ये देखें, आपको पता है कि कहां से सारी ब्रीफिंग होती है, और उन अफवाहों को सबसे ज्यादा अगर किसी को लेकर फैलाई जाती है तो वो नीतीश कुमार हैं। इससे आप ये समझिए कि 42 सीटें हैं लोकसभा की बिहार में, और बीजेपी चाहती है कि किसी भी तरीके से ये जो आरजेडी और जेडीयू की जो सरकार बनी है इसमें दो फाड़ हो जाएं और ये बढ़ जाए, जिसका सीधे तौर पर फायदा 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हो। इसको किस तरह से देखा जाए, फिलहाल जिस तरह की पूरी पॉलिटिक्स हो रही है, ललन सिंह का जाना, नीतीश कुमार का अध्यक्ष बनना, और जो तमाम खबरें चलाई गई मीडिया के एक धड़े की तरफ से, उसको कैसे देखा जाए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेहमानों को स्क्रीन पर ले आइए, आप देख सकते हैं दो मेहमान मेरे साथ। अनिल सिन्हा जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मेरे साथ जुड़ गए हैं, और उसके साथ ही मेरे साथ आरजेडी की स्पोक्स पर्सन कंचन यादव जुड़ गई हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल। कंचन, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी, ये तमाम खबरें जो चलाई जा रही हैं इनको आप कैसे देखती हैं, और आखिर ललन सिंह का ऐसे वक्त में इस्तीफा क्यों? सवाल ये उठ रहा है, इलेक्शन से पहले पार्टी को मजबूत तौर पर दिखा, लेकिन ललन सिंह ने इस्तीफा दिया। वो अध्यक्ष रहते हुए भी चुनाव लड़ सकते थे। ये भी कहा जा रहा है कि अब तेजस्वी चाहते हैं कि वो सीएम बने। कैसे इन तमाम खबरों पर आप क्या कहना चाहेंगी? पहले शुक्रिया आपको मैम, और मोदी में वो दो तरह के खबरें चला रही हैं। एक खबरें वो कि जो दिन रात राम मंदिर को लेकर है, अयोध्या को लेकर है, दिन रात, वो आप देखें पिछले 2-3 महीने से चल रहा है। और जब से इंडिया अलायंस बना हुआ है तब से सिर्फ यही दिखाने की कोशिश की जा रही है कि इंडिया अलायंस में सहमति नहीं है, इंडिया अलायंस में टूट फूट है। उनको कहीं से भी कुछ, अगर किसी भी पार्टी का एक सिंगल कार्यकर्ता भी कुछ बोल देता है तो उसको उठाकर बिग ब्रेकिंग न्यूज, इंटरनेशनल, नेशनल न्यूज बना देते हैं कि इंडिया अलायंस में सहमत नहीं है, जो ये दिखाता है कि ये किस तरीके से सिर्फ एक तरफा काम करते हैं। और रही बात किसी पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव या अध्यक्ष को हटाया जाना, ये नए अध्यक्ष को बनाया जाना, तो हमें नहीं लगता कि इसमें किसी भी तरह की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, कि क्योंकि जदयू पार्टी है और जदयू के कर्ता धर्ता जो शीर्ष नेतृत्व है वो नीतीश कुमार जी हैं। अगर नीतीश कुमार जी अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं या किसी और को बनाते हैं, और मुझे लगता है खासकर 2024 का जो इलेक्शन नजदीक है और उस पर चाहते हैं वो कि उनका जो कार्यकर्ता है, उनके जो वोटर्स हैं, उनके बीच एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए, उस मैसेज को पहुंचाने के लिए या किसी भी तरीके से उस पार्टी में जो पकड़ है, उस पकड़ जो पहले से बनी है, उस पार्टी की एकता को 2024 को देखते हुए लेंगे, तो इसमें कहीं टूट फूट की आशंका नहीं थी। ये 2024 का एक प्लान नीतीश कुमार जी संभाले होंगे, या लल्लन जी बोले उससे बेहतर ये कमान नीतीश कुमार जी संभाल सकते हैं 2024 को देखते हुए। तो ये पार्टी का फैसला है, ये कहीं टूट फूट का फैसला तो है नहीं। और बहुत सारी ऐसी देखिए, दोनों पार्टी महागठबंधन बहुत बेहतर तरीके से काम कर रही हैं। जब यहाँ और कई सारी पार्टियां एक साथ महागठबंधन की पार्ट है, तो जायज की बात है कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच में और सबके बीच में एक कम्युनिकेशन होगा एक काम करने के लिए। तो ये जो एक मैसेज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा डाला जा रहा है कि इनके बीच में नजदीकियां बढ़ गई थी, इसलिए यहाँ ये सब एक, आप देखेंगे कि 2019 का इलेक्शन, अगर आप जदयू के साथ अगर बीजेपी नहीं होती थी, क्या बीजेपी को उतनी सीट, जायज की बात है कि नहीं मिलती। शायद यही खतरा बीजेपी को सता रहा है कि 2023 में जदयू तो हमारे साथ है नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि 40 की 40 सीटें जो बिहार के लोकसभा में है वो महागठबंधन के हिस्से चली जाए और हमारे हिस्से कुछ नहीं आए। और बीजेपी की कोई जमीन नहीं है बिहार में, उस जमीन को लेकर वो खतरे में हो, वो जदयू के कंधे पर चढ़कर आई हुई थी और उसको वो कंधा अब नहीं मिल रहा है। तो ये तमाम तरीके की आपत्तिजनक बातें, बेहद शर्मनाक बातें और बिना बुनियाद की बातें वो लोग कर रहे हैं। इसमें कोई भी जो है कि कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई भी बेस नहीं है, ये प्रॉपर झूठ है। जी। लेकिन कंचन, बीजेपी का ये कहना है, गिरिराज सिंह का ये कहना है कि अब तेजस्वी चाहते हैं कि वो अब चीफ मिनिस्टर बने,
और अब नीतीश कुमार की कुर्सी जो है वो जाने वाली है और इसीलिए नीतीश कुमार जो है सारी कमान अपने हाथ में लेना चाहते हैं। आप इसको कैसे कैसे देखेंगे? जिन नेताओं को खुद नहीं मालूम है कि उसके राज्य में जो 3 स्टेट, ठीक है भारतीय जनता पार्टी अभी रिसेंटली जीती, जिन नेताओं को नहीं मालूम है कि उस राज्यों में कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है, वो नेता दूसरे के घर में झांक कर कहते हैं कि अब कौन मुख्यमंत्री बनेगा। ये बेहद ही शर्मनाक है कि ये तो कोई है नहीं कि ऊपर से एक चिट्ठी आएगी, फिर वो चिट्ठी खुलेगी, जिसका नाम होगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। ऐसा कभी सार्वजनिक रूप से ना हमारी पार्टी आरजेडी ने कभी कुछ कहा है और ना ही नीतीश कुमार जी ने कभी कुछ कहा है। ये जो है बातें जो फैलाई जा रही है लोग के बीच में, गठबंधन के साथ ये बना था कि इसके बाद तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, ये सब फालतू की बातें हैं। जो सरकार बनी थी साथ में कि एनडीए को निकालो और यहाँ पर एक बेहतर काम हो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब से आरजेडी और जदयू गठबंधन में आई है, बिहार में लगातार बैक टू बैक बहुत सारे अच्छे काम हुए। जैसे चाहे नौकरी को लेकर देख लीजिए आप, लाखों नौकरी, कास्ट सर्वे भी हो गया। क्या आप इमेजिन ये कर सकती हैं कि अगर जदयू इस समय एनडीए के साथ होती, बीजेपी के साथ होती, तो बिहार में कास्ट सर्वे होता? शायद नहीं हो पाता। और क्या इतनी नौकरियां आती? शायद नहीं आती है। तो ये उनके घबराहट है, बौखलाहट है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। उनको मालूम है कि महागठबंधन की सरकार बेहतर काम कर रही है। महागठबंधन की सरकार इंडिया अलायंस में अपने जो 40 सीटें हैं, 40 को 40 सीटें जीत कर देना चाहती है। बाकी चेहरा कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, वो मकसद हमारा बाद में। हमारा पहला मकसद है जीतना और एनडीए को बैकफुट पर लेकर आना। जी, लेकिन कंचन, हमने देखा आज भी कार्यकर्ता जो हैं वो ये नारे लगा रहे थे, देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। इससे पहले नीतीश कुमार की पार्टी से, जेडीयू से और नेता इस तरह की बातें कहते रहे हैं। खबर ये भी है कि जिस तरह से सारी चीजों को हैंडल किया गया, जो पोजीशन वो चाहते थे इंडिया गठबंधन में, नीतीश कुमार, उनको नहीं मिल पाई और ललन सिंह उसमें सही से काम नहीं कर पाए। इसकी वजह से भी नाराजगी थी और यही वजह रही कि ललन सिंह को अध्यक्ष पद से एक तरह से हटाया गया है और अब वो नीतीश कुमार खुद अध्यक्ष बने ताकि सारी कमान वो संभाले। देखिए, आपको बताएं कि नीतीश कुमार जी ने ये पहले भी कहा था। और रही बात की कार्यकर्ता के कहने की, तो सारी पार्टियों के कार्यकर्ता, इवन कांग्रेस के हो तो कांग्रेस के कार्यकर्ता कहते हैं कि नेक्स्ट प्रधानमंत्री जो राहुल गांधी जी बनने चाहिए। और क्या टीएमसी के जो कार्यकर्ता होंगे वो चाहेंगे कि उनकी जो नेता है, लीडर है, वो बने जो है प्रधानमंत्री। हर पार्टी का कार्यकर्ता यही चाहेगा कि उनका नेता कोई जो है वो प्रधानमंत्री का फेस बने। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये हर कार्यकर्ता की मंशा होती है। और रही बात इंडिया अलायंस में, ये पूरी तरीके से तय हुआ था कि मैक्सिमम पार्टियां, जो 28 पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जिस नाम पर वो खुश होंगी, जिस नाम का प्रस्ताव देंगी, जिस नाम पर एक तरफा वोट या मैक्सिमम वोट पड़ेगा, उसी को फ्रंट पर रखा जाएगा। और दूसरा ये भी प्रस्ताव था कि जरूरी नहीं, इवन खड़गे जी ने ये कहा कि जरूरी नहीं है कि चेहरा अभी दिया जाए, हमारा पहला जो मकसद होना चाहिए वो जीतने का मकसद होना चाहिए। बाकी कौन चेहरा होगा, कौन प्रधानमंत्री होगा, वो बाद में देखा जाएगा। तो ये कोई मंशा नहीं है, कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हम भी आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, हम भी चाहेंगे कि हमारे नेता प्रधानमंत्री बने। हर कोई पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि उसके नेता प्रधानमंत्री बने। जी, तो आप ये कहना चाहते हैं कि बिहार में सब कुछ ठीक है, किसी तरह से आगे आने वाले वक्त में हम कोई ऐसी खबर नहीं देखेंगे, क्योंकि ललन सिंह को लेकर भी कल तक ये कहा जा रहा था कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है और फिर आज हमने देखा कि उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो आप ये कहना चाहेंगे कि सब कुछ बिहार की पॉलिटिक्स में सब कुछ ठीक है, आपके जेडीयू के और आरजेडी के बीच सब कुछ ठीक है, 2024 में आप मिलकर चुनाव लड़ेंगे इंडिया गठबंधन के साथ? मैम, अभी आपने ही बताया कि 2-2.5 पेज का जो है जो निकला है, लिखा हुआ कि उसमें कैसे हम इंडिया अलायंस को मजबूती दे, तो उससे बड़ा सबूत मुझे नहीं लगता कुछ दिया जा सकता है कि इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक है। और रही बात की, मुझे नहीं लगता कि अगर जदयू का ही पर्सन, अगर जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। कोई बीजेपी का आकर तो जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना नहीं है, या संघ से कोई भेजकर बनाया नहीं गया है। तो जदयू का ही कोई भी व्यक्ति, वो नीतीश जी बने हैं और अच्छी बात है, लेकिन कोई और बनता तो वो भी कोई टेंशन की और चिंता की बात नहीं थी इस पार्टी के लिए। या ललन सिंह जी ही कंटिन्यू करते तो भी कोई चिंता की बात नहीं थी। जदयू का ही कोई व्यक्ति, वह व्यक्ति जो पार्टी को बहुत बेहतरीन तरीके से 2024 में जीत दिला सकता है, कमाल संभाल सकता है, उसको शीर्ष नेतृत्व पर रखा गया।
उसको लीडर जो है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर रखा गया, जो कम्युनिकेशन जो है इंडिया अलायंस के 28 पार्टियों के बीच में वो करता रहे, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई आपत्तिजनक बात है। और कोई बिहार में ऐसी न्यूज आने वाली नहीं है, और गोदी मीडिया कहीं से लाकर बना दे तो फिर उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए कि उनके जो सूत्रों के मुताबिक खबर वो कहाँ से निकाल कर लाते हैं, उनको तो थोड़ा सा तो हमें धन्यवाद कहना ही चाहिए। जी जी बिल्कुल, कम से कम इस बहाने जेडीयू आरजेडी अचानक से जो है वो खबरों में बने हुए हैं, तो इसका भी धन्यवाद आप उन्हें दे सकते हैं कि अचानक सिर्फ आपके बारे में ही बात हो रही है और आपको लेकर ही 3 दिन से लगातार इसी को लेकर जो है वो बहस हो रही है। अनिल सिन्हा जी, आपके पास मैं आऊंगी कि कैसे देख रहे हैं आप इस पूरी पॉलिटिक्स को फिलहाल जो हो रही है। आज जो बैठक हुई, बैठक में ललन सिंह ने इस्तीफा दिया, नीतीश कुमार ने पूरी अब सारी कमान संभाल ली है, यानी कि सब कुछ वही होंगे, कोई अब 2 सेंटर नहीं है पार्टी के। शायद पहले भी वही रहे होंगे, लेकिन फिर भी एक अध्यक्ष की एक भूमिका होती है, लेकिन अब सब कुछ वही है पार्टी में। आखिर ऐसा फैसला क्यों लिया गया है, क्या देखते हैं आप इसके पीछे? अगर 1 मिनट, हाँ, अगर गोदी मीडिया से बाहर अगर इसको देखेंगे तभी आप इसको समझ पाएंगे। एक तो ये पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट्स हुए हैं जेडीयू में, वो इंडिकेट करते हैं कि इंडिया गठबंधन में जो चल रहा है उसी का इफेक्ट है। वो लोग जो जिस तरह की मतलब जैसे कि अंदरूनी झगड़े का इम्पैक्ट, वो बात नहीं है। बात मुझको जो लगता है कि एक मेजर डेवलपमेंट है, और मेजर डेवलपमेंट को जो 2024 जैसा कंचन जी ने कहा, उसके ही आलोक में इसको देखना चाहिए। अब जेडीयू के सामने अभी सबसे मुख्य चुनौती ये है कि जो ज्यादा से ज्यादा सीटें, एक तो रिटेन करना है उनको खुद को अपनी सीटें, दूसरा है कि इंडिया गठबंधन को ज्यादा से ज्यादा सीटें लानी है। और इसके लिए अंत में जो बिहार में जो इंडिया ब्लॉक है, या बिहार में एक मतलब नीतीश कुमार की जो हैसियत है, वो अभी टॉलेस्ट लीडर है जो फील्ड में है। लालू प्रसाद जी को आप छोड़ दीजिए इसीलिए कि वो स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है, लेकिन उसके बाद अगर कोई लीडरशिप जिसके हाथ में अभी है, जिसका मास अपील है, तो वो है नीतीश कुमार जी। तो नीतीश कुमार के सामने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 40 सीटों में से ज्यादा सीटें कैसे लाई जाए। दूसरा है कि जेडीयू को ज्यादा से ज्यादा सीट मिले और बाकी लोग भी जो सीट शेयरिंग है उसमें उनकी बात माने या उसको इम्पैक्ट कर सके, उस पर प्रभाव डाल सके। नीतीश, इसके लिए भी जरूरी है कि ललन सिंह या कोई दूसरा आदमी ये काम नहीं कर सकता। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी या इवन लालू प्रसाद जी से अगर सीटों का शेयरिंग करना हो, तो उसके लिए उसी हैसियत की लीडरशिप चाहिए। एज ए पार्टी लीडर उनसे बेहतर विकल्प नहीं था। दूसरा है क्या कि ये एक और इंडिकेशन देता है, जिसका गोदी मीडिया वाले में मत जाइए, वो सब जो सम्राट चौधरी का बयान और इसका मैं जरा सोचिए कि शिवराज सिंह गए जेपी नड्डा से मिलने पर, तो कोई गया लालू प्रसाद जी से पूछने के लिए कि शिवराज सिंह चौहान का क्या हो रहा है? कोई तो पूछा नहीं। कोई जेडीयू के लीडर से पूछने गया क्या? लेकिन ये फट से पहुंच जाते हैं सम्राट चौधरी के पास, गिरिराज सिंह के पास। क्यों? अरे जब जेडीयू का मसला है तो इसका मसला या तो आरजेडी से पूछेंगे आप, या सीपीआई से पूछेंगे, सीपीआईएमएल से पूछेंगे जिनके साथ उनका गठबंधन है, कांग्रेस से पूछेंगे। आप चले जाएंगे सम्राट चौधरी और गिरिराज सिंह के सामने माइक लगा देंगे, या वो माइक बुला करके खुद ही बुला करके सुशील कुमार मोदी, जिनको कि जब आते हैं अपने ये अमित शाह तो इनवाइट भी नहीं करते हैं मिलने के लिए, और वो जो है वो अपना बयान दिए जा रहे हैं। अगले बार उनसे तो ये पूछना चाहिए कि 2024 में तो टिकट नहीं मिलना है, बाकी किनको मिलेगा? ये भी चर्चा है कि गिरिराज सिंह को टिकट नहीं मिलना है, अभी कोई दूसरा कैंडिडेट चुन रहा है। तो ये चर्चा के बदले आप उनको बुला लेते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं आपको दूसरी बात बताता हूं कि ये बात समझना चाहिए कि नीतीश कुमार के नेशनल एम्बिशन है और इसमें कोई बुराई नहीं है, और नेशनल एम्बिशन है, और ये एम्बिशन उन्होंने कोई बिना बुनियाद के पाल लिया है, ऐसा भी नहीं है। बिहार में इतने समय तक मुख्यमंत्री रहे, बिहार के टॉलेस्ट लीडर हैं। दूसरा है कि हिंदुस्तान में 4-5 लोग अगर जिनको आप करेंगे इस बारे में यह है कि पढ़े लिखे समझदार पॉलिटिशियन जिनकी अपनी मास अपील है, ऐसे पॉलिटिशियंस में वो एक है।
और उनका एम्बिशन निश्चित तौर पर, अब जैसे ममता बनर्जी है पाल रही एम्बिशन, एक समय केसीआर पाल रहे थे, उससे तो बेटर प्लेस है ना, उससे तो बेहतर स्थिति में है नीतीश कुमार कम से कम, क्योंकि ममता बनर्जी का बंगाल से बाहर स्पीच देना भी मुश्किल है, उनकी अपील कैसे होगी? कम से कम हिंदी पट्टी में वो नीतीश कुमार हर जगह जाके बोल तो सकते हैं या देश भर में, तो ये फर्क है, तो ये फर्क को समझना चाहिए, ये यही वजह है। दूसरा है क्या कि ही इज द ओनली लीडर, मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं, एक ही लीडर है जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम गठबंधन जो है इंडिया ब्लॉक का, जो इंडिया ब्लॉक का प्रोटोटाइप आप जिसको कहते हैं, उस गठबंधन को उन्होंने मेटेरियलाइज किया हुआ है। तो वो जो है वो इसको आप कैसे करेंगे? मतलब इसको डिफाइन करने के लिए आपके लिए जरूरी है कि आप इसको समझिए कि आप नीतीश कुमार का जो आगे का एम्बिशन है और जो पॉलिटिक्स है उसको समझना चाहिए। तो वो जो कोशिश कर रही है कि इसको ही किसी तरह से ये करें, एड्रेस करें। तो नीतीश, मैं आप अभी धनंजय से बात करें, हमारे किचन से बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, मैं जरा जी बिल्कुल, जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं धनंजय जी के पास जाऊंगी। धनंजय जी, स्वागत है आपका, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ गए। धनंजय जी, आप कैसे देख रहे हैं बिहार की इस पूरी पॉलिटिक्स को, इस पूरे डेवलपमेंट को? क्योंकि मीडिया में जो खबरें हैं, जाहिर सी बात है मीडिया की खबरें तो एक तरफ है, वो तो चाहते हैं कि हर उस खबर को बड़ा चढ़ाकर ही नहीं बल्कि पूरे इस तरह से बताया जाए कि इंडिया गठबंधन में फूट है, जो उसका मेन चेहरा था यानी कि नीतीश कुमार को कहते हैं, जिन्होंने ये कोशिश की कि तमाम पार्टियां एक साथ आए। पटना में पहली रैली भी जो है इस तरह से की गई थी, मीटिंग की गई थी वहां पर। तो ये जो खबरें लगातार आ रही हैं और जिस तरह से मीडिया का एक धड़ा जिस खबरों को पूरा प्लान कर रहा है, और अब ललन सिंह का इस्तीफा, नीतीश कुमार ने पूरी कमान अपने हाथ में ले ली है, क्या इसको सिर्फ इतने तक ही देखा जाए या इसके पीछे की कहानी कुछ और है? पीछे की कहानी तो है, लेकिन एक तो पहले ये समझिए कि जो मीडिया कह रहा है उसको खबर मत बोलिए, वो खबर नहीं है, वो अफवाह है ना। वो चंडू खाने की गप कहते हैं, हम लोग पत्रकारिता के भाषा में उसको बोलते हैं चंडू खाने की गप है ना। और चंडू खाने की गप में वो सब चंडू लोग रहते हैं जिनको पत्रकारिता से कुछ लेना देना नहीं। तो ये जो मीडिया जिसको कहते हैं वो बेसिकली आज की तारीख में वही बना हुआ है मोदी जी के प्रभाव में। मोदी जी का यशगान करना है तो मोदी जी का यशगान करने के लिए क्या करें? तो मोदी जी से जो बड़ा नेता है उसको छोटा करके दिखाओ। नरेंद्र मोदी जो है धर्म का चैप्टर छोड़ दें और संघ से निकल के आके खड़े हो जाएं नीतीश कुमार के सामने। मैं दावे के साथ कहता हूं भारी मतों से हारेंगे वो, समझ गए? तो मोदी जी कितने बड़े नेता हैं वो देश ने 10 सालों में देख लिया। आप मीडिया का ढोल बजा बजा करके क्या कर दीजिएगा? बैलून को कितना फुलाइएगा? हवाई जहाज बन जाएगा बैलून। नीतीश कुमार एक ऐसा नेता है जिस आदमी ने गठबंधन खाली सूत्रपात कर दिया, शुरू कर दिया तो परेशानी हो गई। 38 पार्टियों को बुला लिया। इससे आप समझिए कि नीतीश कुमार की अहमियत क्या है। और मैं बोलूं जो कांग्रेस में भी कई सारे जो लोग हैं वो नीतीश कुमार की अहमियत को नहीं समझ पा रहे हैं। अगर उनको समझना है तो इस तरीके से भी समझना चाहिए कि आप सोचो कि पिछले 7 दिनों से वो आदमी टॉक ऑफ द कंट्री है। पूरे देश का मीडिया एक ही बात कर रहा है, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाएंगे या मोदी की भी चर्चा नहीं हो रही है। अभी तो सबसे ज्यादा राम की चर्चा होनी चाहिए थी। राम की चर्चा करने के बजाय जो है आप नीतीश कुमार पे चर्चा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं चर्चा? इसलिए कि नीतीश कुमार बीजेपी की औकात बिहार में ढीली कर रखी है। अब आपको थोड़ा उदाहरण दे दूं मैं आपको, इससे तसल्ली हो जाएगी आपके दर्शकों को। जी 2004 में जब चुनाव हुआ था, लोकसभा की बात कर रहा हूं, विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूं। 2004 में जब चुनाव हुआ था तो बीजेपी को 14% वोट मिले थे। 14%। मोदी जी के लिए कहा जाता है 37% वोट मिलते हैं और कई जगह उससे भी आगे चले जाते हैं। बिहार में मोदी जी को 2014, मोदी जी को नहीं बीजेपी को, जब वाजपेयी जी हुआ करते थे तब 14% वोट मिले थे। 2009 में बीजेपी को वोट मिले 13.9%, उसी आसपास। 2014 में जो मोदी जी का बूम था और बेरोजगारी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस ने देश को बर्बाद कर दिया, इसके खिलाफ आंदोलन हुआ और जो है अन्ना आंदोलन को आप जानती हैं। और तब उनको वोट मिला 29.9%, 29.9। लेकिन फिर 2019 में आइए तो वोट प्रतिशत हो जाता है 24.1%।
वोट प्रतिशत घट गया, जबकि नीतीश कुमार भी साथ में है। और जेडीयू का वोट प्रतिशत अगर आप देखिए तो 2004 में इनके पास वोट प्रतिशत था 22%, 2009 में इनके पास वोट प्रतिशत था 24%, 2014 में इनके पास वोट प्रतिशत घट गया था लेकिन 16% था, चूंकि अकेले लड़े थे ये। 2019 में इनके पास वोट प्रतिशत था 22%, यानी 22% वोट जेडीयू के पास लगातार है। अब आप समझिए कि जब जेडीयू आरजेडी दोनों मिल जाते हैं, वामपंथी और कांग्रेस मिल जाते हैं, तो गिरिराज सिंह का कहीं पता चलेगा? मोदी जी आके लड़े, उनको पता चलेगा है कि नहीं है। ये स्थिति है। ये बेसिकली क्या है ना, ये राजनीति ही पूरी की पूरी फेक पे करते हैं। राम के नाम पर ढोंग करते हैं, हिंदू के नाम पे ढोंग करते हैं, देशभक्ति के नाम पर ढोंग करते हैं। इनकी पूरी राजनीति ढोंग वाली राजनीति है। नीतीश कुमार के कद का नेता आज तक ये खड़ा नहीं कर पाए बिहार में। बिहार में क्या राष्ट्रीय स्तर पर इनके पास नेता नहीं है? क्या अमित शाह को इनके खिलाफ खड़ा कीजिएगा? नीतीश कुमार ने जो एक सेट किया है ट्रेंड सामाजिक न्याय, जिसको आज कांग्रेस पार्टी लेके कह रही है, कल भी राहुल गांधी ने कहा सामाजिक न्याय की बात सबसे पहले रखी। इस सामाजिक न्याय कहां से शुरू होता है? सामाजिक न्याय की जब बात करते हैं तो महाराष्ट्र की बात करेंगे, बिहार की बात करेंगे, है ना, आप तमिलनाडु की बात कर सकते हैं। लेकिन बिहार हाल में जो जाति सर्वेक्षण हुआ, जिसको शरद पवार जी के जो भतीजे हैं अजित पवार बीजेपी के साथ खड़े, उन्होंने भी कहा कि बिहार मॉडल लेके आइए जाति सर्वेक्षण के लिए। क्यों कहा? तो ये जो आरजेडी है और जेडीयू है, वो दोनों एक ही पेड़ की दो टहनियां हैं। ठीक है, एक टहनी जो है दूसरे के घर में चली गई थी, फल उसका वो ले लिया, लेकिन अब वो फल उधर से नहीं लेने वाला है, क्योंकि उसने अपनी दीवार ज्यादा ऊंची खड़ी कर ली है और टहनी खुद ही इधर घूम गई कि नहीं, हमको अब इधर ही रहना, अपने घर में ही रहना। आज स्थिति यह है कि आरजेडी और जेडीयू और कांग्रेस पार्टी और जो वहां पे वामपंथी दल है, ये चारों पांचों जब मिल जाते हैं तो बीजेपी को समझ में आ रहा है कि हम 2 डिजिट में भी नहीं आने वाले हैं। मतलब उनको जो पिछली बार भी आप याद कीजिए तो 2019 के चुनाव में बीजेपी ने अपनी जीती हुई सीटें छोड़ दी थी। क्यों छोड़ी थी जी? 17 सीटों पर क्यों लड़े? 23 सीटें मिली थी बीजेपी को 2014 के चुनाव में, 6 सीटें उन्होंने जीती हुई छोड़ दी थी। क्यों छोड़ी थी? इसलिए कि उनको लगा था कि नीतीश कुमार का साथ आना जरूरी है। नतीजा हुआ था 39 सीटें आई थी। 40 सीट है बिहार में, 1 सीट कम, यानी 39 सीटें आई। इतना बड़ा जीत का ये था, मार्जिन था। उनको पता है कि इस बार हो सकता है हम 2 सीट पे आ जाए, और सारा जो है ये जो बैलून है मोदी नाम का, वो फूट न जाए कहीं बिहार से। और बिहार इनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। दूसरा ये है कि इंडिया गठबंधन को जोड़े रखने में नीतीश कुमार का जो योगदान है उसको हम सब मान रहे हैं। तीसरी बात यह है कि ललन सिंह की बात जो आपने कही कि ललन सिंह ने कहा था कि इस्तीफा नहीं देंगे, अरे वो तो हम आपके प्रोग्राम में साथ आए थे, वहां जो 7 बजे का प्रोग्राम है न्यूज पॉइंट में, उसमें हमने कहा था जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि नीतीश कुमार चाह रहे हैं, ललन सिंह चाह रहे हैं कि हम जो है अध्यक्ष पद छोड़ देते हैं, हमको मुंगेर पे कंसंट्रेट करना है। और रामनाथ ठाकुर की बात चली थी, लेकिन रामनाथ ठाकुर को बनाने के बजाय खुद इसलिए बने हैं कि 2024 का चुनाव है उसमें गलती से कोई गलती ना हो। आप जानते हैं कि हर पार्टी के भीतर जो अलग अलग नेता होते हैं उनके बीच मनमुटाव होता है, लेकिन जब शीर्ष नेता खड़ा हो जाएगा अध्यक्ष बन के तो मनमुटाव पीछे छूट जाएगा। फिर वो सब चूंकि वो लिंक है सबके बीच लिंक्ड है। सारे कमरों, आंगन जो होता है वो सारे कमरों से लिंक्ड होता है, तो आंगन का झगड़ा किसी से नहीं होता है। कमरों का आपस में झगड़ा हो सकता है, लेकिन आना है सबको उसी आंगन में। तो नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जेडीयू जो कद्दावर नेता हैं, और बिहार के स्तर पर, बिहार में अभी कोई नेता नहीं है। लालू प्रसाद यादव जी हैं, नीतीश कुमार हैं, और अगर बीजेपी की बात करेंगे तो मोदी जी हैं जिनको नेता मानते हैं लोग। लेकिन क्या गिरिराज सिंह कहीं से नेता है? अपनी सीट जीत जाए यही बहुत बड़ी बात है उनके लिए। तो ये बिल्कुल सही कहा अनिल भाई साहब ने कि आप जो है जेडीयू के बारे में पूछने के लिए जाते हो गिरिराज सिंह जी से, बीजेपी के बारे में जाके पूछ लो लालू जी से बारे में कि बीजेपी का क्या होने वाला है। देखो क्या बताते हैं, खड़गे साहब से पूछ लो, कुछ और नेताओं से पूछ लो कि बीजेपी का क्या होने वाला है, वो आप नहीं दिखाते हैं। तो ये पूरा का पूरा मीडिया जो है अपना चरित्र खो दिया है, और मीडिया का काम है खबरों को लाना, खबरों की सत्यता को प्रमाणित करके लेकर के आना, उसकी जगह खबरों को हटा करके अफवाहों को ये देता है, फैलाता है, अफवाहों को जो है उड़ाता है। अफवाह उड़ाना मीडिया का काम। बिल्कुल, और वो अफवाहों का बाजार पूरी तरीके से गर्म है, और जिस तरह से इस खबर को देखें उसी तरह से
राम मंदिर से जुड़ी हुई खबर यही है कि पहले इनविटेशन दिया जाता है जो विपक्ष के नेता हैं, फिर वहां मीडिया पहुंचता है, उनसे पूछता है आप जाएंगे या नहीं जाएंगे। जिनको इनविटेशन नहीं मिला उनसे पूछा जाता है अगर आपके पास इनविटेशन आता है तो आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो आप ये देखिए कि किस तरह से विपक्ष को कटघरे में खड़ा करके राम मंदिर की सियासत जो है वो उस तरह से भी की जा रही है। पूरा राम में करने की कोशिश तो हो ही रही है पूरे देश को और मीडिया को। अभी आप देखें जनवरी के पहले हफ्ते से ये पूरी तरीके से शुरू हो जाएगा, लेकिन मीडिया को भी एक तरह से मुश्किल में माफ कीजिएगा, विपक्ष को भी एक तरह से मुश्किल में डालने की पूरी जो है एक प्रोपेगेंडा चल रहा है। बिहार की हम बात कर रहे हैं और बिहार की अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, सीटों के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है और वहां से पूरे देश के लिए एक तरह का मैसेज जो है बनता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए वो बेहद महत्वपूर्ण है। जिस तरह से जातिगत जनगणना का वहां पर सर्वे कराया गया और उसके बाद सर्वे करा के उसके आंकड़े जो हैं वो सार्वजनिक किए गए और देश को बता दिया गया कि हमने कहा ही नहीं बल्कि करके भी दिखाया है। और जिस तरह से नौकरियां दी गई और उत्तर प्रदेश से जो लोग हैं, जो नौजवान हैं, जो लड़के हैं, वो बिहार में जाकर उन्होंने एग्जाम दिया और वहां पर जाके उनको नौकरी मिली। तो ये तमाम चीजें जो करके दिखाई जा रही है उससे भी कहीं ना कहीं बहुत अनकंफर्टेबल है बीजेपी। लेकिन अनिल सिन्हा जी, जो एक और खबर जो मैं बता रही थी कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर कांग्रेस जल्द ही जनवरी के पहले हफ्ते में दूसरे दलों के साथ चर्चा करेगी। तो चर्चा करेगी इसका मतलब कहीं ना कहीं एक फॉर्मूला जो है वो सेट हो गया है और एक फॉर्मूला ये सेट हुआ है कि जहां जो रीजनल पार्टीज हैं वो मजबूत है, वो अधिक से अधिक सीटों पे लड़े और कांग्रेस को वहां पर सम्मानजनक स्थिति में रखा जाए। लेकिन सीधे तौर पर जहां पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है वहां कांग्रेस ही सीधे लड़ती हुई नजर आए और ये ममता बनर्जी ने भी कहा था। क्या आपको लग रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर जितनी दुविधा दिखाई जा रही थी उतनी दुविधा नहीं है, या आपको लगता है अभी भी पेच कुछ जगहों पर जैसे पंजाब है या पश्चिम बंगाल है, दिल्ली है, अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं? देखिए, ये सीट शेयरिंग का जहां तक मामला है इंडिया गठबंधन के बीच में के दलों के बीच में, उसको मैं इस तरह से देखता हूं कि दो स्टेट को छोड़ के, मतलब कि वेस्ट बंगाल और यूपी, इसके अलावा कहीं पेच फंसा हुआ नहीं है। पेच का मामला ऐसा है कि पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ेगी, इसमें कोई भी आदमी देखकर इसको समझ सकता है। और दिल्ली में भी, दिल्ली और पंजाब, ये दो जगह आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इकट्ठा नहीं आ सकती। अब उसके बाद आम आदमी पार्टी को जहां चुनाव लड़ना हो वो लड़े अपना। आम आदमी पार्टी के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, वो चुनाव ये दोनों जगह लड़ेंगी और बाकी जगह वो चुनाव नहीं लड़ने की बात करेंगी अगर उनको इंडिया गठबंधन में रहना है। नहीं तो वो उनको बाहर जाना होगा और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो अब डमी के रूप में भी नहीं रह सकते बीजेपी के। इसीलिए उनके सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है कि वो जो है इंडिया गठबंधन में रहे और पंजाब और दिल्ली में दोनों आपस में लड़े, क्योंकि वहां कोई चांस, कोई ऑप्शन ही नहीं है। केरल में कांग्रेस और सीपीएम एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी, उसमें भी कोई लेफ्ट फ्रंट जो है वहां की लेफ्ट फ्रंट वो चुनाव लड़ेगी कांग्रेस के खिलाफ, ये भी क्लियर है। जो मामला फंसता है वो है यूपी और बंगाल। अच्छा, दूसरा, और पहले इसको बात कर ले कहाँ कहाँ सेटल मामला है। जहां तक मामला है महाराष्ट्र का, यहाँ भी एक गठबंधन है एनडीए, महाविकास अघाड़ी, वो इंटैक्ट है, उसमें फूट होने की कोई चांसेस नहीं है। यहाँ जो बंगाल है और यूपी में, वहां पर फॉर्मूला कुछ चलने वाला नहीं है, वहां फ्रेंडली फाइट करनी होगी। जहां तक मेरे पॉलिटिकल एनालिसिस का जहां तक सवाल है, तो मैं इसको कोई इमोशनली देखने के लिए तैयार नहीं हूँ। आप इसको किसी भी तरीके से आपको करना पड़ेगा वहां फ्रेंडली फाइट, क्योंकि बीजेपी को आप पूरा स्पेस नहीं दे सकते। लेकिन मेजोरिटी ऑफ सीट्स पे समझौता हो जाएगा, ऐसा चांसेस है। यूपी में अभी भी चीजें अनसर्टेन है, इसीलिए कि अखिलेश अभी भी लीडरशिप लेने के लिए तैयार नहीं है। एंटी जो ये बीजेपी फ्रंट है उसकी लीडरशिप नहीं ले रहे हैं, वो सिर्फ समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं। और ये एक इम्पॉसिबल टास्क होगा उनके लिए कि वो मायावती को भी साथ ला सके। तो इसके लिए उनको कोई एक बीच का रास्ता निकालना होगा इंडिया गठबंधन को। तो वहां पे ये दो प्रॉब्लमिक स्टेट है और काफी सीटें हैं यहाँ, बाकी जगह कुछ नहीं है। डीएमके और वहां पर अलायंस है ऑलरेडी, ये में तमिलनाडु में, उत्तराखंड, ये तेलंगाना और ये में कांग्रेस अपना लड़ेगी।
रीजनल पार्टी के बगैर बीजेपी से, और उनका क्या अलायंस होता है वो देखना होगा। ये साउथ में कोई प्रॉब्लम पहले से ही सेटल्ड इशू है। हिंदी पट्टी में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इसमें तो कोई दूसरी पार्टी है नहीं, तो वहां समझौता हुई है। बिहार में जो जेडीयू है और ये क्या कहते हैं आरजेडी, कांग्रेस ने करीब करीब कांग्रेस ने मन बना लिया है कि वो वहां पर बिहार में जितनी सीटें उनको मिलेगी वो उतने पे लड़ेगी। लेफ्ट फ्रंट भी ने तय कर लिया है कि उनको कोई बाधा नहीं बनी है, तो वहां जेडीयू और आरजेडी में टसल है। निश्चित तौर पर जेडीयू चाहती है, मतलब नीतीश चाहते हैं अधिक से अधिक सीटों पर उनको मिले। ललन सिंह ने, जो मेरी समझ है, इसीलिए छोड़ा है, वो खुद एक कैंडिडेट है, मुंगेर में उनको बहुत फाइट है करनी, इसीलिए कि अब आरजेडी उनके साथ है और बीजेपी उनके खिलाफ है। जो वोट बैंक उनका था, ये वाला भूमिहार वाला जो जाति से आते हैं, जिस जाति से, और जो अपर कास्ट वाला जो वोट बैंक था, और साथ में ओबीसी का वोट बैंक था, जो कोयरी जो सम्राट चौधरी उधर है, तो वो थोड़ा सा ट्रिकी हो चुका है, तो उनको सीट जीत कर जाना है, तो उनको कंसंट्रेट भी करना पड़ेगा। दूसरा कि वो लाइट वेट थे नीतीश कुमार की तुलना में। वो सारा जो नेशनल लेवल की मीटिंग्स थी उसमें वो सीट शेयरिंग पर ये नहीं कह सकते थे कि यही सीट लेंगे वही सीट लेंगे, तो ये नीतीश कुमार कर सकते हैं, नीतीश कुमार को जानकारी भी है। और दूसरा है कि एक्सेप्टेबल सीट है उनकी विद इन द बीजेपी गठबंधन भी और जेडीयू के अंदर भी जो कास्ट इक्वेशन, जाति जनगणना के बाद हुई है शुरू, उसके हिसाब से कोई ओबीसी को ही कमान संभालना चाहिए, ये उनके लिए जरूरी था, तो वो खुद ही आ गए। इसीलिए इसमें ज्यादा रीड करने की जरूरत नहीं है। रीड ये करना है कि आपको अगर समझना हो तो ये समझिए कि यूपी के में सत्येंद्र पटेल जो जेडीयू का वहां का अध्यक्ष है, उसका स्टेटमेंट देखिए, वो बहुत वहां थ्रिल है, वो बहुत उत्साह से बोल रहे हैं कि इसका असर जेपी, ये क्या कहते हैं, यूपी और झारखंड में पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि जो ग्रैंड उनका प्लान है, अगर जहां तक मैं समझ रहा हूं कि ये नीतीश कुमार नेशनल प्लान, उसके हिसाब से जेडीयू कुछ सीटें यहाँ भी लड़ेगी, यूपी के जो ये जगह है, मतलब ईस्टर्न यूपी में, तो ईस्टर्न यूपी में पॉसिबली वो कुछ सीटें लड़ सकते हैं। अब ये है कि ललन सिंह का क्या होगा, तो ललन सिंह का क्या होगा, तो मुझको लग रहा है कि कोई बड़ी जिम्मेदारी, ऑनरेबल जिम्मेदारी उनको जरूर देंगे। मैं जहां तक समझता हूं आरसीपी और ललन सिंह में फर्क है। आरसीपी के बारे में मैंने ही कई चैनल पे कहा था कि आरसीपी देर सवेर बीजेपी के में जाएंगे, उनका कोई चांस नहीं है, जेडीयू में टिके नहीं रह सकते इस गठबंधन में। उनको रखा है, नीतीश कुमार ने बनाया था, इसीलिए वो लिंक मैन थे जेडीयू और बीजेपी के बीच में। वो जब जरूरत खत्म हो गई तो उनकी कोई जरूरत नहीं रहेगी, इसीलिए उनको मुक्त होना होगा। ये बहुत पहले ही मैंने कहा था और अंत में वही हुआ। यहाँ पर वो सिचुएशन नहीं है। यहाँ ललन सिंह जेडीयू में है ही, और आरजेडी से उनके अच्छे संबंध बताए जाते हैं और रहेगी भी। एक बात पक्का मान लीजिए कि अगर मुंगेर की सीट उनको जितनी है और अब गठबंधन से जितनी है सीट अगर, तो उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है आरजेडी के साथ रहे बगैर, क्योंकि वो यादव बहुल क्षेत्र है, बहुत बड़ी संख्या है, उनको मेहनत भी करनी पड़ेगी और तेजस्वी को भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसके लिए ये लोकल इक्वेशंस इसी तरह काम कर रहा है। तीसरी चीज मैं देख रहा हूं कि बीजेपी के लीडर्स अपने यहाँ का कोई डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि कैसे वो अपनी पार्टी रिवाइव करेंगे। सम्राट चौधरी उनके लिए लाइबिलिटी सिद्ध हो रहे हैं, और गिरिराज सिंह चाहते हैं कि कमान ले लेकिन गिरिराज सिंह को मिलेगा नहीं, और उधर सुशील कुमार मोदी ऑलरेडी हाशिए पर है। एक बार आप लोग डिस्कस करिए, नीतीश कुमार के जेडीयू अध्यक्ष बनने के बाद बीजेपी का सिचुएशन क्या है बिहार में, इस पर अलग से बहस हो जाए तो हमको लग रहा है कि ज्यादा जरूरी बहस हो।
जी, बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं क्योंकि कभी-कभी ये होता है जो खबरें दिखाई जाती हैं आप उस पे बहस करने लगते हैं, लेकिन ये बहस का एक केंद्र ज़रूर होना चाहिए कि बीजेपी आखिर वहाँ कहाँ खड़ी है? क्योंकि अब तक जब सरकार बनाई है उसने जेडीयू के साथ मिलकर बनाई है, अकेले वो सरकार बनाने की स्थिति में आ ही नहीं सकती और दूसरा कोई बड़ा चेहरा उसके पास है ही नहीं बिहार में। इतने सालों में भी कोई बड़ा चेहरा वो खड़ा ही नहीं कर पाए हैं। गिरिराज सिंह की बात करें वो सिर्फ कम्युनल बयान देते हैं और बड़बोले हैं। सुशील मोदी की खुद पार्टी में कोई वैल्यू नहीं है, तो आप उनको अलग से बड़ा नेता कहां से मान सकते हैं? तो कोई ऐसा कोई चेहरा नहीं है। क्या इसीलिए धनंजय जी ये सारी प्लानिंग, ये सारी खबरें ही प्लान इसीलिए की गई थी बीजेपी की तरफ से और लगातार बीजेपी की तरफ से ये कहा जाना कि देखिए अब वो चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जो है वो मुख्यमंत्री बने और लालू यादव और तेजस्वी यादव अब ये चाहते हैं और नीतीश कुमार का अब टाइम जो है खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं होने जा रहा है, उनकी वो कुर्सी से अब बर्खास्त होने जा रहे हैं। इस तरह की तमाम खबरें खूब फैलाई गई और खूब बीजेपी के नेताओं की तरफ से, खासतौर पर गिरिराज सिंह की तरफ से ये सब कुछ कहा गया। तो क्या सिर्फ और सिर्फ एक तरह से क्या दाना डालने का काम था? क्या वाटर चेकिंग कर रही थी बीजेपी? क्या आखिर उसकी मंशा इसमें आपको नजर आती है? देखिए, मंशा ये है कि उनको जो है हारना है इस बार। तो जब हार हो रही है तो क्या करेगा? जो आदमी निराश होता है, जो हताश होता है, वो सोचता है कि दूसरे घर में दिया जल रहा है उसको भी बुझा के जाए। हमारा घर तो अंधेरा हो गया, इसका भी दिया बुझा देते हैं। तो ये यही सोच रहे थे, लेकिन इनके साथ गड़बड़ी ये हुई कि इनके पास कोई नेता नहीं है। जो मोदी जी हैं वो भी खुद भी मीडिया के द्वारा फैलाए गए नेता हैं। आरएसएस को अगर हटा दीजिए, और आरएसएस छोड़िए, राम को हटा दीजिए आप, मैं फिर से दोहरा देता हूं, तो नेतागिरी करके दिखाएं ये लोग। धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। धर्म चूंकि आदमी की आस्था को ये करता है और आदमी उसको लगता है कि हम अभाव में हैं तो पूर्व जन्म के कर्म है, भगवान की कृपा हो जाएगी तो हम जो है पता नहीं क्या बन जाएंगे। इसलिए देखिए ये हमेशा क्या करते हैं, ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बना देते हैं जो कभी सोचा नहीं होगा। तो बोलते देखिए प्रभु ने चाहा और ये मुख्यमंत्री बन गया। और ये देखिए जो मुख्यमंत्री का दावेदार था, इसने इतनी मेहनत की, वो जो है तुरंत पल में मासा पल में तोला हो गया। तो ये जान करके ऐसा जो है नैरेटिव गढ़ते हैं ताकि आप घूम फिर करके वहीं चले जाए दिया जलाने के लिए। बिहार में बीजेपी के साथ ये प्रॉब्लम है कि बिहार में बीजेपी के साथ कोई नेता नहीं है। और ये आज की बात नहीं है, ये शुरू से बिहार में नेता नहीं रहा, क्योंकि बिहार की भूमि सांप्रदायिक भूमि नहीं है। बिहार की भूमि हमेशा सामाजिक न्याय वाली भूमि रही। और पिछले कम से कम जान लीजिए कि जो 33 साल से जब से लालू प्रसाद यादव आए, और लालू प्रसाद यादव ने जिस तरह से काम किया वहां, ठीक है, उनको लेकर के कहा जाता है कि ये जो है जंगल राज आ गया, फलाना आ गया। जंगल राज तो नीतीश कुमार के समय भी मीडिया कह रहा है, एक हत्या हो जाएगी तो जंगल राज हो जाएगा। जी, लग रहा है रही है मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, अब आ रही है आपकी आवाज। जी, तो मैं कह रहा था कि ये जो है ये इनका ये चक्कर है कि ये मीडिया द्वारा फैला करके अफवाह फैलाए। नीतीश कुमार इस बार नहीं जाने वाले हैं, मतलब नहीं जाने वाले। तो मैं लगातार अपने चैनल पे भी कहता रहा, आपके चैनल पे भी आके बोलता रहा कि ये पूरी लड़ाई इस बार है कि नीतीश कुमार इस बार तय करके बैठे हैं कि हमको हर हाल में मोदी सरकार को हटाना है। क्योंकि ये जो सांप्रदायिक राजनीति है, उस सांप्रदायिक राजनीति से देश बर्बाद होगा। बिहार में आप देख लीजिए, सांप्रदायिकता को उन्होंने फलने फूलने नहीं दिया। वहां पे ठीक है ये तमाम चीजें करते रहे, लेकिन साथ रह के भी आपत्ति करते रहे। उसके बाद सामाजिक न्याय का जो एजेंडा उन्होंने खड़ा किया है, जाति सर्वेक्षण हुआ, जाति सर्वेक्षण के बाद 33% गरीब चिन्हित किए गए और तमाम तरीके के काम हो रहे हैं वहां पे। उसको राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी ने क्यों सामाजिक न्याय को एजेंडा बना लिया? राहुल गांधी ने सामाजिक न्याय को एजेंडा इसलिए बनाया कि उनको लगा कि सामाजिक न्याय वर्क करेगा और उसकी वजह से ये सारा हुआ है। तो मैं कहूंगा कि ये जो स्थिति है वो बीजेपी इसलिए परेशान है कि बीजेपी को लग रहा है कि हमारी कहानी बिहार में कम से कम खत्म हो जाने वाली है। अनिल भाई साहब, मेरी आवाज आपके पास आ रही है? हाँ, बुशरा जी आ गई। हाँ, बुशरा जी का ही आवाज नहीं आ रही थी, वो चूंकि उनका वीडियो गायब हो गया था। तो ये बुशरा जी सवाल खड़ा है सिर्फ इतना कि ये जितना मीडिया कह रहा है वो कुछ इस बार बन नहीं रहा है।
वो एक नैरेटिव गढ़ने जी। का प्रयास कर रहे हैं आम आदमियों के बीच। और जो अनिल भाई साहब ने कहा उसको अंडरलाइन कर दूं फिर से, जो उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश की बात। उत्तर प्रदेश में एक बड़ा जी। वोट बैंक है और काफी सीटों पर उनके कास्ट के लोग या जो दूसरे लोग हैं जो 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 और भी जो ईबीसी जिसको बिहार में कहते हैं, तो ईबीसी दूसरी जो पिछड़ी जातियों के लोग हैं, उनके भीतर नीतीश कुमार का प्रभाव है। और नीतीश कुमार के अध्यक्ष बनने के बाद जब वहां एड्रेस करेंगे सभाओं को, चीजों को, तो उसका बड़ा बृहत्तर असर पड़ेगा। और आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया कि जब वहां नौकरियां दी गई तो बिहार, उत्तर प्रदेश के भी लड़के वहां गए नौकरी करने के लिए और ईस्टर्न यूपी के लड़के गए, तो जाहिर है उसका प्रभाव है। और नीतीश कुमार ने जिस तरह से बिहार को बदला है, वो उत्तर प्रदेश के लोग भी समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरह का शासन चल रहा है और बिहार में किस तरह का शासन चल रहा है। देखिए, मंदिर सबके लिए है, राम सबके हैं, लेकिन सबसे जरूरी है कि उस व्यक्ति को रोटी रोजगार है कि नहीं है, महंगाई से परेशान है, शिक्षा अच्छी नहीं है, हेल्थ व्यवस्था नहीं है। आज भी देखिए कितनी घटनाएं यूपी की आती रहती हैं कि दलितों को ऐसे पीटा गया, दलितों को वैसे पीटा गया, कितनी घटनाएं आ रही। तो वो बिहार में इस तरह की घटनाएं नहीं है, और अगर आती है तो पुलिस तुरंत उस पर एक्शन लेती। जी बिल्कुल। और एक और जो आखिरी सवाल जो मैं आपसे अनिल जी पूछना चाहूंगी कि ये भी इसमें जो राजनीतिक प्रस्ताव जो पारित किया गया है और जो प्रस्ताव पारित किए गए उसमें ये भी है कि 22 जनवरी को जो कर्पूरी ठाकुर है उनकी जयंती के मौके पर 22 जनवरी तारीख जो है, आप ये देखें कि जब राम मंदिर के इनॉग्रेशन का वो पूरा जो जिस दिन आप देखेंगे तमाम इवेंट और सब कुछ देखेंगे और मोदी जी जो कुछ कर रहे होंगे वहां पर और मीडिया उनके साथ लगा होगा, तब प्रोग्राम्स जो हैं वो किए जाएंगे बिहार में। ये भी प्रस्ताव पारित किया गया है और 24 तारीख को एक बड़ी रैली की जाएगी। तो क्या आपको लग रहा है कि जेडीयू भी और तमाम पार्टियां अभी, क्योंकि हमने उससे पहले देखा कि कांग्रेस की तरफ से भी 14 तारीख को ये यात्रा शुरू की जा रही है और वो वही पीक जो है वो टाइम होगा, और अब ये कर्पूरी ठाकुर की जयंती है वो मनाने का पूरा प्लान, और फिर 24 तारीख को एक बड़ी रैली करने का जेडीयू का जो प्लान है, आपको लग रहा है कि उस वक्त में किसी तरह की मुश्किल में ना आए पार्टियां, इसीलिए इस तरह के तमाम प्रोग्राम्स जो हैं वो भी ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं ताकि उस वक्त वो रेलेवेंट बने रहें? बहुत संक्षेप में मैं आपसे जवाब चाहूंगी। हाँ, देखिए, ये जो है आपका, इसके बारे में खबर आ रही थी कि 24 तारीख की रैली रद्द की जा रही है। ये गोदी मीडिया वाला चला रहा था। ये 24 तारीख को जन्मदिन है उनका, जन्मदिन 24 तारीख को है, कर्पूरी ठाकुर जी का जन्मदिन 24 जनवरी को है। जी। उसीलिए किया जा रहा है कि अब हम जिसे एक बार बात किए थे कि रामनाथ ठाकुर को बनाए जाने की बात की जा रही है, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर के लड़के हैं, तो 24 तारीख को इसलिए आयोजन हो रहा है। बिल्कुल सही जी। हाँ, तो अब ये जो है वो खबर आई थी कि 24 तारीख को इनका जो है रैली जो है उनको रद्द की जा रही है। गोदी मीडिया वाला चला रहा था। आप जरा देखिए, अब सिग्निफिकेंस देखिए। इंडिया गठबंधन जो राम की नैरेटिव है, मतलब राम मंदिर की नैरेटिव, मैं नहीं मानता कि इसको अयोध्या नैरेटिव करनी चाहिए। ये न कबीर का राम है, न निराला का राम है, न किसी इकबाल का राम है। राम के बारे में सबने उन्होंने इमामे हिंद कहा था, इकबाल ने राम को, इसीलिए उनका राम नहीं है। इनका राम भगवान, ये महात्मा गांधी का राम है। ये अयोध्या ये का राम है, अयोध्या नहीं, मतलब बीजेपी के राम है। और इस राम को की नैरेटिव को डिफीट करने के लिए इंडिया गठबंधन क्या कर रहा है, इसको देखना चाहिए। इसी का ये एक हिस्सा है। अब कर्पूरी ठाकुर की रैली से आप समझ सकती हैं कि जो राम के नाम पर जो यूफोरिया क्रिएट करना चाहते थे वो बिहार में अब डायरेक्ट वो कर्पूरी ठाकुर की रैली और कर्पूरी ठाकुर का जन्मदिन की जन्मशती, ये सारे को लेकर सारा फोकस शिफ्ट होने वाला है। तो ये कहीं से आपको लग रहा है क्या कि मतलब बीजेपी के तरफ या बीजेपी के फायदे की कोई नैरेटिव है? और 14 तारीख से जो उनकी यात्रा शुरू हो रही है राहुल गांधी की, ये सब इस कॉमनल नैरेटिव जो बीजेपी के है उसके खिलाफ में जाते हुए कदम है। और उसी से जोड़ करके देखना चाहिए, जेडीयू का जो प्रस्ताव जिसकी आप चर्चा कर रही हैं वही इम्पोर्टेंट है, बात सबसे ज्यादा। उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि ये इंडिया गठबंधन में जो नीतीश कुमार की भूमिका है, बड़ी और बढ़ चढ़ कर जो भूमिका वो निभाना चाहते हैं, उस भूमिका के लिए जो मतलब जो प्रस्ताव है
वो उसी की ओर इशारा करते हैं और इसी के लिए उनको अध्यक्ष बनाया गया। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि आप ये समझ लीजिए कि अब एक फाइट, इसका मतलब कि नीतीश कुमार ने तय कर लिया है कि एक हिंदी पट्टी में एक नई नैरेटिव के साथ वो आएंगे। और मुझको याद आ रहा है कि एक बार ऐसा ही उन्होंने उत्तर प्रदेश के कई शहरों का दौरा किया था। एक जगह मैं भी देखने गया था, ये जेवर जो इसके आसपास, दिल्ली के आसपास जो जगह है, वहां उनकी एक बड़ी सभा हुई थी और वहां पर उन्होंने कहा था कि आरएसएस मुक्त भारत बनाना चाहता हूं। हालांकि उन्होंने वो नैरेटिव छोड़ दी बीच में और चले गए दूसरी तरफ, लेकिन हमको लग रहा है कि वो नैरेटिव अब रिवाइव करेंगे। अब आप देखेंगे एक नए रोल में उनको, नीतीश कुमार को, गोदी मीडिया उनके खिलाफ लगा ही रहेगा। ये गोदी मीडिया में एक फाइट चलेगी बीजेपी के तरफ से नीतीश और लालू और बाकी के खिलाफ कैंपेन करने की। जी बिल्कुल, और वो लगातार हम देख भी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का अपना कीमती वक्त देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। तो तमाम जो अफवाहें फैलाई जा रही थी उन पर एक तरह का पूर्ण विराम अभी फिलहाल लगता हुआ पूरी तरीके से नजर आ रहा है। ये पार्टी का इंटरनल मैटर था। अगर ताकत को लेकर भी कहीं ना कहीं एक शिफ्ट का, एक रिफ्ट का मामला था तो पार्टी तक ही महदूद था। उसका इंडिया गठबंधन से इस सबसे कोई लेना देना नहीं था। और आपने देखा ही कि किस तरह से जो एक बबल पूरा क्रिएट किया गया था उसकी आज सारी हवा निकल गई और किस तरह से, कहां से ब्रीफिंग मीडिया लेता है और किस तरह से उसकी तमाम तरह की कोशिशें ये हैं कि वो खबरें ये जनता के बीच में, उनके दिमाग में ये भ्रम फैलाया जाए कि इंडिया माफ कीजिएगा कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चला। ये तमाम तरह से दिखाने की जो है वो पूरी कोशिश जो है वो की जाती है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप लगातार हमारे चैनल से बने रहिए, तमाम वीडियोस को पसंद करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कार्यक्रम को शेयर करिए। 7 बजे आपके साथ जुड़ेंगे राजीव जी।